हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 13 है। तो चलिए मोटिवेशन स्टेटस के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। समझे क्या? जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ जब भी हम चढ़ते हैं, छत में चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और जब भी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नीचे वाला अगर हम पैर हटाएंगे नहीं तो ऊपर कैसे पहुँचेंगे? तो जब भी हम नीचे वाला पैर हटाते हैं तभी ऊपर पहुँचते हैं। इसलिए हम जब जो पीछे कर चुके हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टेटस था मोटिवेशन का। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने 13वें मॉक टेस्ट की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर है 111। अमृत बाजार पत्रिका को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित किया जा रहा था? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया जा रहा था? ऑप्शन नंबर आपके पास 4 हैं और 4 ऑप्शंस में से कोई एक नए करेक्ट होगा, तो जल्दी से आप लोग पढ़िए और इसका जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है आपके पास लाला लाजपत राय, दूसरा है बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी ऑप्शन है आपके पास भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा बुराइयां की जा रही थी और अंग्रेज इससे खफा हो जाते हैं और अंग्रेज इस पत्रिका को बंद करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। ठीक है, कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया जाएगा। हालांकि मैं इसको भगवान तो नहीं मानता, लेकिन ये लोग अपने आप को खुद भगवान मानते थे, इसलिए हम लोग इनका नाम बस पढ़ेंगे, भगवान नहीं मानना है इनको। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अगर हम लोग लॉर्ड लिटन की बात करेंगे तो ये जो था 1976, ठीक है सॉरी 1976, यहाँ पे 1876 से लेके 1880 तक। कब से कब तक? 1876 से लेके 1880 तक ये भारत का वायसराय था और इसे प्रतिक्रियावादी वायसराय के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो अमृत बाजार पत्रिका को बंद करने का था। ये एक्ट जो है उन कारणों से लाया गया था, जो देसी समाचार पत्र थे वो अंग्रेजों की बहुत बुराइयां कर रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि देसी समाचार पत्रों को बंद करने के लिए लाया गया था। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने अपने आप को, जो अमृत बाजार पत्रिका था, इसको रातों रात इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर लिया और ये बंद होने से बच गया। लेकिन बेचारा फंस गया तुम्हारा कौन सा? सोम प्रकाश फंस गया बेचारा। ठीक है, सोम प्रकाश समाचार पत्र को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बंद कर दिया गया और जो सोम प्रकाश था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा संपादित किया जा रहा था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो ये सोम प्रकाश जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। और भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा मूक नायक एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो इस भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया जाता था और ये 1920 से लगातार प्रकाशित हो रही थी। अगर हम लोग बात करेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में एक और, तो इनके द्वारा एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन सी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो मूक नायक और बहिष्कृत हितकारिणी किनकी हैं? तो भीमराव अंबेडकर की हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अमृत बाजार पत्रिका और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कौन सी है? तो सोम प्रकाश इनका पत्र था। ठीक है, तो समझ गए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और चलते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या रखा हुआ है।
देखिए लिखा हुआ है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके पास है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है देवेंद्र नाथ टैगोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो इन्हें प्रिंस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से। तो इन्हें प्रिंस के नाम से जाना जाता था और इन्हीं के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी। कब की गई थी। 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और जो ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे और इन्हें प्रिंस के नाम से जाना जाता था। और 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना की थी। अगर हम लोग बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने ही तुम्हारे 1910 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था। गीतांजलि था। 1910 में इसको लिखा गया था और जब ये लिखी गई थी तो उस समय इसको बंगाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था। बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1913 में किया जाता है। और जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1913 में तब इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है 1913 में। और ये पहली ऐसा उपन्यास था जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था और वो भारतीय उपन्यास था। यानी कि 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था लेकिन ये पहले वो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। 1910 में इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगर अब हम लोग बात करेंगे इनके बारे में और तो हमने कहा था कि राजा राम मोहन राय जो थे इनके द्वारा एक ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1829 में की गई थी। कब की गई थी। 1829 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और इसी ब्रह्म समाज में 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर जुड़ते हैं यानी कि किसके पिताजी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रमुख 4 उपन्यास लिखे गए थे। इनका पहला उपन्यास जो था वो गोरा था। कौन सा था। गोरा पहला उपन्यास था। दूसरे उपन्यास के बारे में बात करेंगे तो धरे बाइये। क्या नाम था। धरे बाइये इनका दूसरा उपन्यास था। तीसरे उपन्यास की अगर हम लोग बात करेंगे तो चोखेर। कौन सा था। चोखेर वाली इनका तीसरा उपन्यास था। और चौथा उपन्यास था गीतांजलि। कौन सा। चौथा उपन्यास था इनका गीतांजलि। तो इनके द्वारा 4 प्रमुख उपन्यास लिखे गए थे। गोरा, घरे बाइये, चाखेर वाली और गीतांजलि। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। और आज का क्वेश्चन नंबर 113 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ना जाने कितनी बार इसको एग्जाम्स में पूछा गया। तो देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वेदों की ओर लौटो नामक प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है जल्दी से आप लोग बताइए। वेदों की ओर लौटो नामक प्रसिद्ध नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म जो है वो 1824 में हुआ था। 1824 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1883 में हो गई थी। इनके बचपन के नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। किसकी स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। और जब इसकी स्थापना की थी तब इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मूल स्थान था बॉम्बे। क्या था। बॉम्बे। और बॉम्बे के बाद 1877 में इसका केंद्र जो है वो लाहौर पाकिस्तान में बनाया जाता है और इसके बाद दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाएगा और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर राजस्थान में स्थित है। यानी कि वर्तमान में इसका केंद्र जो है वो अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अब हम लोग सेकंड पेज लेते हैं और सेकंड पेज में इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
अच्छा, देखिए मैंने आपको बताया कि जन्म इनका 1824 में हुआ था, 1883 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। वास्तविक नाम इनका मूलशंकर था और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्या? भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताओगे स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की अगर हम लोग बात करेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसको इन्होंने 1874 में लिखा था। कब? 1874 में इन्होंने 1874 में लिखा था। कब? 1874 में इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की सर्वप्रथम जो मांग है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप समझ गए, और इनके द्वारा प्रसिद्ध नारा जो है वेदों की ओर लौटो नामक दिया गया था। ठीक है। और दूसरा इनका एक और नारा था, उसमें से इन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए। किसका? भारत भारतीयों के लिए भी नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, भारत भारतीयों के लिए। ठीक है। तो आई होप आप आज का 113वां क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीन में देखिए। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो जो तुम्हारा इल्बर्ट बिल विवाद है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पास हुआ था। लॉर्ड रिपन जो है इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। 10 वर्षों के बाद कराने का प्रस्ताव भी कौन करता है? तो लॉर्ड रिपन करता है। और 1872 में, कब? 1872 में भारत में पहली बार वैज्ञानिक आधारित जनगणना करवाई गई थी, जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करवाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार वैज्ञानिक आधारित जनगणना कराई जाती है। लेकिन हर 10 वर्ष बाद जनसंख्या को कराने का कौन निर्णय लेता है? तो लॉर्ड रिपन लेता है। और इसी के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद पास होता है। इल्बर्ट विवाद का मुख्य मतलब ये था कि जो अंग्रेज थे वो सामान्य योग्यता के थे, और जो भारतीय थे वो भी उनकी सामान्य योग्यता के थे। लेकिन जो भारतीय थे वो यूरोपियों के मुकदमे नहीं लड़ सकते थे, लेकिन जो अंग्रेज जज था वो भारतीयों और यूरोपियों दोनों के मुकदमे लड़ सकता था, जबकि भारतीय जो था वो केवल भारतीयों के मुकदमे ही लड़ सकता था। ये इसका अहम पॉइंट था, यानी कि इल्बर्ट बिल विवाद था। ठीक है। भारत का पहला वायसराय की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था, यानी कि 1858 में इसको भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। तो आई होप आज आपने ये 114वां क्वेश्चन भी आसानी से समझ लिया होगा, जिसमें इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में बात की गई है। लॉर्ड लिटन के बारे में हमने बताया था आपको कि ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला। लॉर्ड रिपन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कर देगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, और 10 वर्षों के बाद जनगणना करवाई जाएगी, ये प्रत्येक 10 वर्ष में ये लॉर्ड रिपन ने कहा था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा, जो वैज्ञानिक आधार पर कराई गई थी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बंगाल के बारे में। जो उस समय का बंगाल था उसमें से जो जनसंख्या तुम्हारी थी वो 7 करोड़ 80 लाख थी। 7 करोड़ 80 लाख जनसंख्या थी, और ये भारत की जनसंख्या में सर्वप्रथम स्थान पे था। ठीक है, सर्वप्रथम स्थान पे था। और यहाँ पर टोटल भारत का, यानी कि जितना भारत में पूरी जनसंख्या रहती थी, केवल बंगाल में उसका 1/4 जनसंख्या रहती थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, और बंगाल का विभाजन जो है वो 20 जुलाई 1905 को कर दिया जाता है।
कब कर दिया जाता है? 20 जुलाई 1905 को कर दिया जाता है, और ये जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया, जबकि 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी कि अब बंगाल जो है उसके टुकड़े कर दिए गए हैं। उस समय का बंगाल के बारे में बात करूं तो उस समय का बंगाल जो था उसका मैं यहाँ पर फिगर ही बना देता हूँ, मैं तुम्हें एक समझाने की बस कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है, इसको बीच से अलग कर दिया गया। जब इस तरफ इस पर अलग किया गया तो इसको भाषा के आधार पर अलग किया गया था। इस तरफ जो थे वो असमी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति रहते थे। यहाँ पर जो था ये मिडिल में इस तरफ जो है कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर, ठीक है, बंगाली भाषा को बोलते थे, ठीक है, बंगाली भाषा को बोलते थे। और यहाँ पे जो है इस तरफ उड़िया भाषा को बोलते थे, उड़िया भाषा वाले थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर तुम्हारे हिंदी बहुसंख्यक थे, ठीक है। कौन? हिंदू जो धर्म के बहुसंख्यक लोग हैं वो इस तरफ रहते थे, जबकि यहाँ पर बिहारी और संथाली को बोलने वाले लोग रहते थे, बिहारी और संथाली को बोलने वाले लोग रहते थे। तो इन्होंने क्या कहा, जहाँ पर बिहारी भाषा को बोला जाता था उसको बिहार बांट दिया, उसको बिहार का नाम दिया, ठीक है। जो झारखंड के लोग थे वो संथाली भाषा को बोलते थे, इसलिए यहाँ पे झारखंड को अलग कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरफ जो थे वो बंगाली भाषा को भी बोलते थे, इसलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया गया। यहाँ पे इसको वेस्ट बंगाल का दर्जा दिया गया, और ये जो था ये पूर्वी बंगाल था। यहाँ से एक पूरा का पूरा आज देश है जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं इसको? बांग्लादेश बोलते हैं। और जो उड़िया भाषा बोलते थे उसको उड़ीसा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा बंगाल से बहुत सारे राज्यों को निकाला गया, जिसमें बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और एक पूरा का पूरा देश बांग्लादेश, और उधर जो तुम्हारा वो असम को भी इसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो करजन ने कहा था बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलतापूर्वक चला नहीं सकती है। और अगर आप लोग ये सोचिए कि आज छोटे राज्य ज़्यादा सक्सेस हैं या फिर बड़े राज्य सक्सेस हैं, तो आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग कहोगे कि छोटे राज्य जो हैं उनमें विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है, इसलिए जो बंगाल है उसका विभाजन किया गया था। लेकिन उस समय जो है वो ये सोच कर नहीं किया गया था, उस समय हिंदू और मुस्लिम की एकता को भंग करने के लिए इसको किया गया था, ठीक है। लेकिन आज अगर हम लोग बात करेंगे तो आज छोटे राज्य ज़्यादा सक्सेस हैं। जैसे तुम्हारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था उससे छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, ठीक है। बिहार बहुत बड़ा था उसको झारखंड से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े राज्य थे, उनको छोटे छोटे राज्यों में अगर बांट देंगे तो उसका विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है। अगर अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। और आज का बंगाल के वायसराय मैंने बता दिया, बंगाल का विभाजन के दौरान वायसराय कौन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 115 है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर तो मैंने बताया ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा लॉर्ड कर्जन जो है इसका वायसराय था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है बैडमिंटन, और ऑप्शन डी है आपके पास फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, ठीक है। हॉकी जो है वो मेजर ध्यानचंद से संबंधित था, और मेजर जो ध्यानचंद थे उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार भी अभी से दिए जाने शुरू किए हैं, क्योंकि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते थे, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो इन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप में 3 बार गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि पहली बार 1928 में, दूसरी बार 1932 में, और तीसरी बार 1936 में। आपको पता है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो है हर चौथे साल में होता था, तो हर चौथे साल इन्होंने क्या जीता था? लगातार 3 साल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी वर्ल्ड कप में, और इसका श्रेय जाता है मेजर ध्यानचंद को, जिन्हें हॉकी जादूगर के नाम से जाना जाता था।
अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से बात कर लें कि जो तुम्हारे हैं हॉकी के प्रमुख प्रमुख ट्रॉफी और कप कौन कौन से हैं, तो एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, आर डी बर्मन, ठीक है, आर डी बर्मन, ठीक है, आर डी बर्मन के नाम से आप लोग याद रखना, ठीक है। आर से हो जाएगा तुम्हारा रंगास्वामी कप, डी से हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से हो जाएगा बेगम रसूल बेगम कप, और ए से हो जाएगा आगा खां कप। कौन सा हो जाएगा? आगा खां कप हो जाएगा। और आर से हो जाएगा तुम्हारा रणजीत सिंह कप, रणजीत सिंह कप। और एम से हो जाएगा तुम्हारा, एम से हो जाएगा मुरुगप्पा कप। और फिर एन से तुम्हारा हो जाएगा कौन सा? तो नेहरू कप, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम रसूल बेगम खां कप, आगा खां कप, रणजीत सिंह ट्रॉफी, मुरुगप्पा कप और नेहरू ट्रॉफी, यानी कि ये सारे के सारे हॉकी से संबंधित कप हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है इटली और ऑप्शन नंबर डी है सोवियत रूस। सोवियत रूस जो है बाद में कहा गया इसको, इसका पहले नाम था सोवियत संघ। क्या नाम था इसका? इसका पहले नाम था सोवियत संघ, सोवियत संघ। और इसी के द्वारा भारत में टिहरी बांध परियोजना शुरू की गई थी। यानी कि उत्तराखंड राज्य में जो तुम्हारी टिहरी बांध परियोजना है, इसको रूस के द्वारा संपादित किया गया था, रूस के सहयोग से इसको पूरा किया गया था। और अगर टिहरी बांध की हम लोग बात करेंगे तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तुम्हारी कौन सी नदी है? तो ये है अलकनंदा नदी और यहाँ पर इसमें मिलती है भागीरथी नदी। भागीरथी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है भिलांगना नदी। और ये जहाँ पर अलकनंदा, जहाँ पर ये भागीरथी में मिलती है, जहाँ पर भागीरथी में मिलती है वहीं पर बना हुआ है टिहरी बांध। क्या पर? टिहरी बांध वहीं पर बना हुआ है। यानी कि अगर तुम्हें ऑप्शन नंबर तुम्हें भिलांगना नदी भी दे दे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, और अगर भागीरथी नदी दे दे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में ये भागीरथी और भिलांगना नदी के जहाँ मिलन होता है वहीं पर इस बांध को बनाया गया है। अगर हम लोग बात करें इस बांध की ऊंचाई कितनी है, तो इस बांध की ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है। कितनी? 260.5 मीटर है। अगर इसके क्षमता की बात करेंगे तो 24 ठीक है, 24,000 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है, ठीक है, 24,000 मेगावाट इसकी क्या है? इसकी क्षमता है। और इस परियोजना में 75% जो है वो सरकार ने पे किया था, और जबकि 25% तुम्हारे रूस के सरकार के द्वारा व्यय किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सोवियत संघ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, भागीरथी की सहायक नदी जो भिलांगना है उस पर टिहरी बांध बना हुआ है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है, ठीक है। और टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसको सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। इस परियोजना में 75% जो है भारत सरकार और 25% जो है वो रूस की सरकार ने व्यय किया था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा क्या हुआ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? मंडल जो है उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो मंडल कितने हैं? तो यहाँ पर मंडल जो है वो 18 मंडल हैं, और जनपदों की बात करें तो 75 जनपद हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18:75 कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या का अनुपात जो 18:75 है। उत्तर प्रदेश में आबाद गांवों की संख्या जो है 97,941 यहाँ के गांवों की संख्या है। और उत्तर प्रदेश में अगर ग्राम पंचायतों की संख्या पूछ ले तो 59,002 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक की संख्या 823 यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है। और जिले कितने यहाँ पे? 75 जिले हैं। और मंडल कितने? 18 मंडल है। स्थापना आपको पता है 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को यहाँ का स्थापना दिवस मनाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की फसल में होता है? ठीक है, फसल नहीं, आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी में होता है। ठीक है, मिट्टी का कटाव यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी में होता है, ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो बालुई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, मटियार मिट्टी या फिर उपयुक्त मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालुई मिट्टी जो है, वहाँ पर पानी जैसे ही तेज रफ्तार में आएगा तो इस बालुई मिट्टी को क्या कर देगा, बहा ले जाएगा। ठीक है, तो बालुई मिट्टी हल्की होती है इसलिए इसमें ज़्यादा कटाव होता है। ठीक है, इसके फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। बालुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है क्योंकि बालुई मिट्टी को पौधों की जड़ें बांध नहीं पाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांटा, यानी कि भारत में जो ICAR है उसके द्वारा 8 प्रकार की मिट्टियों का जिक्र किया गया है। उनमें से पहली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, दूसरी काली, तीसरी मिट्टी जो है वो लाल एवं पीली मिट्टी है। इसके बाद चौथी लैटेराइट मिट्टी है, पांचवी पर्वतीय मृदा, छठवीं लवण मिट्टी या फिर क्षारीय मिट्टी। इसके बाद सातवीं जो है वो पिट मिट्टी या दलदली मिट्टी है, और आठवीं मिट्टी की हम लोग बात करेंगे तो इसे मरुस्थली मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ICAR के द्वारा 8 टोटल मिट्टियों को बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। देखिए लिखा हुआ है IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इंडिया पर्सनल पेमेंट बैंक, और ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसका जो है पूर्ण रूप है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। IPPB की स्थापना जो है वो 1 सितंबर 2018 को की गई थी। IPPB यानी कि IPPB का पे में 100% पूंजी जो है वो भारत सरकार की है, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ आज के क्वेश्चनों को समाप्त किया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर करें।